नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आस्था एंड आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिजिटल ई शिक्षा। हम काय की बात कर रहे हैं? हम आपके साइंस की बात कर रहे हैं। एंड साइंस में फॉर नाउ अभी जो हम कवर कर रहे हैं वो है हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट। साइंस के अंदर जो आता है उसको हम कवर कर रहे हैं। एंड हमने लास्ट में आपका पढ़ा था कि आपका सेल्स क्लासिफिकेशन, जो विटकर्स क्लासिफिकेशन है वो कैसे हुआ। अब हम जो शुरू करने वाले हैं वो है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन एवं अपशोषण। ये अब हम आज से पढ़ने वाले हैं, या आज या कल में ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 2 लेक्चर लगेंगे इसको कंप्लीट होने में। अब 2 लेक्चर लगने वाले हैं, तो चलिए आप सबसे पहले ये जान लें कि आपका ये पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें एएमपी टॉपिक्स आएंगे। आपके ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाऊंगी, आपके जो भी माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, एनस या इंटेस्टाइन्स है उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम फूड लेते हैं, फूड क्यों लेते हैं हम? फूड लेते हैं हम ताकि हमें न्यूट्रिशन मिले। न्यूट्रिशन के लिए लेते हैं ना हम फूड। क्यों लेते हैं हम फूड? फूड हम न्यूट्रिशन के लिए लेते हैं। अब जो फूड रहता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है। क्या रहता है? कॉम्प्लेक्स रहता है। तो कॉम्प्लेक्स को हमें क्या करना पड़ता है? हमें उसको सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्या में सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ता है? यानी कि सरल में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब जब हम उसे सरल में कन्वर्ट करते हैं, जो चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं वो हमें क्या देती हैं? सरल में कन्वर्ट होकर वो हमें क्या देती है? न्यूट्रिशन देती है। तो क्या होता है, जो हम फूड लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए उसको हम पहले सरल सिंपल में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हमें क्या मिलता है? हमें आपका न्यूट्रिशन मिल जाता है। न्यूट्रिशन क्यों है? हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी होता है ताकि हम ग्रो कर सके, सब कुछ कर सके, वो आपका न्यूट्रिशन के लिए होता है। अब जो आपके मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रहते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आपके फूड के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, फर्स्ट है आपका क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पढ़ा था। उस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हमें क्या मिल रहा था? जब हम CO2 और H2O का रिएक्शन करा रहे थे तो हमें क्या मिलता है? हमें CO2 और H2O के रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया। सेकेंड आपका प्रोटीन्स हो गया। थर्ड आपका हो गया फैट्स। फोर्थ आपका हो गया वाइटामिन्स। एंड फिफ्थ आपका हो गया मिनरल्स। और 6 कंपोनेंट अगर हम बोलें तो 6 कंपोनेंट आपका आ जाता है वाटर, यानी कि पानी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्या होता है, डाइजेशन के पूरे प्रोसेस को मैकेनिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेशन जो आपका प्रोसेस रहता है, मतलब पाचन जो प्रोसेस रहता है, उसको आप क्या बोलते हैं? मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हो। मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शन डाइजेशन के प्रोसेस को बोलते हैं। और यानी कि यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रिया। क्या हो गया? यांत्रिक एवं रासायनिक प्रक्रिया। अब जो एंजाइम्स क्या करती हैं? एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन करते हैं और एलिमेंट्री कैनाल मैकेनिकल रिएक्शन करता है। जो एंजाइम्स आपकी रहती हैं वो कौन सा रिएक्शन करती हैं? एंजाइम्स आपका केमिकल रिएक्शन करती हैं। और जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल रहती है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, एलिमेंट्री कैनाल, वो कौन सा रिएक्शन करती है? वो आपका मैकेनिकल रिएक्शन करती है। चलिए अब हम एंजाइम्स की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि क्या एंजाइम की इंपॉर्टेंस रहती है। तो पाचन तंत्र जो रहते हैं, आप क्या खाना खाते हैं, आपका खाना कहाँ से कैसे पहुंचता है, ये सब अब हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक आपका, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र ये होते हैं आपके 2। एक हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल हिंदी में बोलें तो आहार नली,
आहार नाल, और दूसरा आपका हो गया इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स। इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स यानी कि महत्वपूर्ण ग्रंथियां। अब एलिमेंट्री कैनाल में आपका क्या आ जाता है? एलिमेंट्री कैनाल में आपका माउथ, सबसे पहला ऊपर से नीचे जा रहे हैं, पहला माउथ, फिर दूसरा आपका ईसोफेगस, इसको आप ग्रसिका बोलते हैं, ग्रसिका। इसके अंदर आपके माउथ के अंदर टीथ और टंग, जीभ और दांत, टीथ टंग। फिर इसके बाद आपका जहां थर्ड जाते हैं वो हम जाते हैं स्टोमक, स्टोमक यानी कि अमाशय। स्टोमक आपका क्या हो गया? अमाशय हो गया। फिर फोर्थ आप जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि अंतड़ियां बोलते हैं जिसको, तो छोटी अंतड़ियां और बड़ी अंतड़ियां, तो आपका फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट आपका जाता है एनस। ये हो गए आपके एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर से नीचे तक के जो भी आपका जहाँ पे भी प्रोसेस होता है, इसका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हम इसको नेक्स्ट उसमें भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज जितना हो जाएगा आज हम कर लेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें कंप्लीट कर लेंगे। अब आप ये देखिए कि आपकी जो एंजाइम्स रहती हैं, एंजाइम्स क्या काम करती है? हम कहते हैं एंजाइम्स के बिना कुछ हो सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम अगर नहीं होती, जैसे हमारा खाना हम खाते हैं तो हमारा खाना 4-5 घंटे में आपका पूरा खाना का पूरा पाचन क्रिया हो जाती है और आपका खाना आप हजम कर लेते हैं, ठीक है, खाना आपका डाइजेस्ट हो जाता है। बट अगर आपकी एंजाइम्स नहीं होती हैं, एंजाइम्स ना होने के कारण अगर आपके एंजाइम्स को हम हटा दें तो जो खाना आप कितनी देर में, 4 से 5 घंटे में लगते हैं आपको डाइजेस्ट होने में, 4 से 5 घंटे में आप उसको पचा सकते हैं या पाचन कर सकते हैं उसका। वही एंजाइम्स ना होने के कारण 24 से 48 घंटे में आपका खाना हजम होगा, 24 आवर्स टू 48 आवर्स। कितना टाइम लग जाएगा? अब आप समझ सकते हैं कि आपके एंजाइम्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। क्या होती है कि आपको जो खाना खाते हैं उसको हजम करने की आपकी वो कर सकती हैं, हेल्प करती हैं। तो अब एंजाइम्स क्यों बात कर रही हूँ? एंजाइम्स इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जो आपके ग्लैंड्स होते हैं खाने को, पाचन प्रक्रिया को जल्दी पूरा करते हैं। उसके लिए वो क्या करते हैं, ग्लैंड्स क्या करते हैं, आपकी खाने की पाचन की प्रक्रिया जो रहती है उसको जल्दी पूरा करते हैं। उसके लिए वो क्या रिलीज करते हैं? एंजाइम्स रिलीज करते हैं। एंजाइम्स रिलीज करते हैं तो एंजाइम्स क्या होती है? एंजाइम्स आपकी जो खाना आप खाते हो उसको डाइजेस्ट करने में आपकी मदद करती है और खाना आपका 4-5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। अगर एंजाइम्स ना हो तो आपका खाना 24 से 25 घंटे लग जाते हैं उसको कंप्लीट करने में। अब क्या होता है, जो एंजाइम्स रहती हैं वो क्या करती हैं, खुद को इन्वॉल्व नहीं करती प्रोसेस में, जो भी रिएक्शन कराती है उनमें खुद इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि उन रिएक्शंस को बस करा देती है, उनकी रिएक्शंस हो जाती है खुद ना इन्वॉल्व होकर। समझ में आया एंजाइम्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है? एंजाइम्स काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, आपकी पूरी जो पाचन क्रिया रहती है उसमें एंजाइम्स की इंपॉर्टेंस बहुत होती है। तो आप एंजाइम्स को ये नहीं बोल सकते कि एंजाइम्स क्यों आई हैं, काय के लिए आई हैं, इनकी जरूरत क्या है। तो आपको समझ में आया एंजाइम्स की क्या जरूरत है? एंजाइम्स की बहुत जरूरत है भैया। अब चलिए इसके बाद हम पढ़ लेते हैं आपका इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स। मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स की लिस्ट बना लो। यहाँ पे आपका हो गया सैलिवरी ग्लैंड जो आपका माउथ के अंदर होता है, जिससे आपका क्या होता है, आपका जो लार बनती है, सलाइवा बनती है, इसी ग्लैंड के कारण बनती है, ठीक है। फिर आपका जो स्टोमक है, अमाशय है, वो आपका एक एलिमेंट्री कैनाल भी है और आपका एक ग्लैंड भी है, तो अमाशय याद रखना। फिर आपका लीवर एक ग्लैंड हो जाता है, लीवर। और फिर नेक्स्ट आपका पेनक्रियास, ये भी आपका ग्लैंड हो गया। इस ग्लैंड के बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे। अभी हम चलिए डिस्कस करते हैं कि हम खाना कहाँ से लेते हैं, खाना कहाँ पे जाता है और आपका हाजमा या पाचन क्रिया कैसे करते हैं आप खाने की। तो सबसे पहले आप बात करते हैं माउथ की, और उसमें हम बात करेंगे टीथ की। टीथ से आपका क्वेश्चन आते हैं तो आईएमपी टॉपिक लगा दीजिए यहाँ पे, टीथ पे आईएमपी टॉपिक। अब क्या होता है, डिकोडेंट एक नाम की क्या होती है, गर्त दंती होती है, जो क्या करती है, आपको जो जॉ रहते हैं, मतलब टीथ जो रहते हैं उसको जॉ से अटैच करती है। आपके मसूड़ों के अंदर टीथ अटैच रहते हैं ना, तो आपकी जो डिकोडेंट नाम की एक रहता है
मतलब गर्त दंती रहती है, उसको आप क्या करते हैं, आपके टीथ अटैच करते हैं। यहाँ पे लिखिए दे रही गर्त दंती, याद रखना ये वर्ड, टीथ को अटैच करती है आपके जॉ से, ठीक है। माउथ यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, इसके अंदर आप टीथ पढ़ रहे हैं, और गर्त दंती आप समझ गए। फिर क्या होते हैं आपके टीथ होते हैं डाइफोडेंट टीथ होते हैं, डाइफोडेंट यानी कि दूध वार देती, दूधवार दंती, सॉरी दुवार दंती दुवार दंती करके आपका डाइफोडेंट होते हैं। तो क्या होते हैं, पूरे मानव शरीर में दांत दो बार आते हैं। समझ में आया आपको दांत दो बार कैसे आते हैं? एक आप दांत होते हैं आपके जो आपके बचपन में आ जाते हैं, मतलब आप पैदा होते हैं उसके बाद आपके दांत आ जाते हैं, और एक आपके होते हैं परमानेंट टीथ। तो आपके क्या होते हैं, मानव शरीर के जो टीथ डेवलपमेंट होता है वो दो बार होता है, दो बार टीथ डेवलपमेंट होता है। उनमें से आप इसको क्लासिफाई करें तो एक हो जाएगा आपका डेसिडियस टीथ बोल सकते हैं, डेसिडियस टीथ, और फिर दूसरा हो जाएगा आपका परमानेंट टीथ। डेसिडियस टीथ और परमानेंट टीथ जो अस्थाई टीथ होते हैं, अस्थाई दांत होते हैं, उनको आप डेसिडियस टीथ बोलते हैं, और जो आपके परमानेंट रहते हैं, जो स्थायी दांत रहते हैं, उनको आप परमानेंट टीथ बोलते हैं, ठीक है। अस्थाई यानी कि आपको इनको बोल सकते हैं मिल्क टीथ भी बोलते हैं, मतलब दूध वाले दांत जो कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसके दांत आते हैं, 5 साल 6 साल तक रहते हैं, उसके बाद उसके वो पूरे दांत चले जाते हैं और फिर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। फिर वो कब तक नहीं जाते, जब आपके दांत नहीं टूट जाते हैं, किसी के बुढ़ापे में जाते हैं, ऐसे कभी कभी उसका किसी कारण टूट जाते हैं। ये सब आपके परमानेंट टीथ होते हैं, जो आपके 5 साल या 10 साल के बाद, आपके बच्चे के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो कितना उसमें है, कितना वो कर पा रहा है, उसके टीथ कितने टाइम तक रहेंगे। हर किसी का डिफरेंट रहता है, किसी के 5 में टूट जाते हैं, किसी के 8 में टूटते हैं। तो ये हो गए आपके डेसिडियस टीथ और परमानेंट टीथ। आई होप समझ में आ गया। ये 5 साल के बच्चा समझ जाना है, यहाँ पे 5 साल लिख दे रही, और ये परमानेंट आपके 18 साल लिख दे रही, मतलब ये आपके परमानेंट टीथ हो गए। अब जो आपका क्या होता है, आपका डेंटल फॉर्मूला होता है। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, जिसको आपको हमेशा याद रखना पड़ता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डेंटल फॉर्मूला। तो अब डेंटल फॉर्मूला यानी कि दंत सूत्र, क्या होता है आपका डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र होता है डेंटल फॉर्मूला। अब डेंटल फॉर्मूला क्या बोलता है, डेंटल फॉर्मूला जो अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला होता है, अडल्ट का होता है, मतलब जो बड़े लोग होते हैं उनका डेंटल फॉर्मूला होता है 2123। क्या होता है 2123। अब इसका क्या होता है, टूथ पे आपका हो जाता है इंसीजर, मतलब 2 इंसीजर रहते हैं आपके। फिर आपका एक हो जाएगा कैनाइन, फिर आपके 2 फिर होते हैं आपके प्रीमोलर, और 3 होते हैं आपके मोलर। अभी हो गया आपका दंत सूत्र 2 1 2 3। किसका हो गया, अडल्ट का दंत सूत्र बोले तो आपका 2 1 2 3 होता है। वहीं बच्चों का दंत सूत्र की बात करें तो अगर चिल्ड्रन के दंत सूत्र की, बच्चों के दंत सूत्र होता है आपका 2 1 0 2, ठीक है। ये आपका चिल्ड्रन का होता है, याद रखना, चिल्ड्रन का ये होता है, एडल्ट का ये होता है। अब इंसीजर क्या होते हैं, इंसीजर को आप रिप्रेजेंट करते हैं आई से, वहीं सी से आप कैनाइन बोल रहे तो सी से कैनाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। पीएम प्री मोलर, तो आप पीएम से प्री मोलर को रिप्रेजेंट करते हैं, और एम से मोलर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया आपका। अब क्या होता है, देखो जब आप लिखते हो दंत सूत्र लिखते हो तो क्या करते हैं हम 2 1 2 3, इसके बटे में भी 2 1 2 3 लिख देते, क्योंकि जितने दांत आपके ऊपर मौजूद होते हैं उतने नीचे मौजूद होते हैं, मतलब ऊपर साइड होते हैं और नीचे साइड होते हैं। 2 1 2 3। अब क्या होता है 8 हो गए, अगर आप इनको गिने 2 धन 1 धन 2 धन 3, तो ये आपके 8 हो गए, और ये 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 होते हैं, हर 8 के 4 पीस होते हैं, तो ये हो गए आपके 32 दांत। कितने हो गए आपके 32 दांत हो गए। ये अभी आप ऊपर का फॉर्मूला बस काउंट कर दें, नहीं तो आप ऊपर के नीचे भी जोड़ दो, तो 32 और 32 जोड़ दो, 32 बटे 32 या ऐसा कुछ भी कर दो, तो आपके कितने दांत होते हैं, टोटल आपके 32 दांत होते हैं। अब क्या होता है, आपका डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, आपका डाइजेशन यही माउथ से शुरू होता है, मतलब आप जब खाना खाते हैं तो आपका माउथ से डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो आप क्या कह सकते हैं, आपका डाइजेशन शुरू हो गया माउथ से। फिर माउथ के बाद डाइजेशन आपका और आगे बढ़ जाता है। अब माउथ के बाद आपका डाइजेशन यहाँ पे जाता है ईसोफेगस पर। माउथ से आपका डाइजेशन कहाँ गया, ईसोफेगस पे गया।
ईसोफेगस पे आपका डाइजेशन गया, मतलब ग्रसिका पे गया आपका डाइजेशन। फिर ये क्या होती है, जो ग्रसिका होती है वो आपकी लंबी सी नली होती है, जो गले के अंदर लंबी सी नली होती है, वो जो आपने खाना खाया वो ग्रसिका में उतर जाता है। बस इसका इतना काम रहता है, जो आप खाना खाते हैं वो माउथ से लेके आपका ईसोफेगस में चला जाता है, तो ग्रसिका में उतर जाता है। फिर आपका उसके बाद आता है आपका स्टोमक, मतलब अमाशय। स्टोमक से क्या होता है आपका, ईसोफेगस के बाद आपका स्टोमक में खाना जाता है, और स्टोमक में पेट की जो वॉल रहती है, वॉल होती है मतलब परत होती है, वो एंजाइम को रिलीज करना शुरू कर देती है। जब आपका खाना आना होता है, मतलब 1 या 2 मिनट पहले, 1 या 2 सेकंड बोल सकते हैं, उसके पहले आप क्या करती है, जो आपकी सेल वॉल रहती है, मतलब सॉरी स्टोमक में जो वॉल रहती है, वो आपका एंजाइम्स को रिलीज करना शुरू कर देती है। अब क्या होता है, वॉल सबसे पहले क्या करती है, HCl को रिलीज करती है। HCl को क्या करती है, रिलीज करती है आपकी वॉल। अब अगर HCl की बात करें तो एक चीज हो जानती है, जो सबसे ज्यादा एसिडिक अम्ल जहां सबसे ज्यादा मौजूद रहता है, वो आपके पूरे बॉडी में, आपके स्टोमक में सबसे ज्यादा अम्ल की मात्रा पाई जाती है। क्या होता है, जो आपके स्टोमक रहती है उसमें आपकी सबसे ज्यादा अम्ल की मात्रा पाई जाती है, जिसका पीएच कहां से कहां तक रहता है, मतलब पीएच आपका बोले तो 1.5 से 3.5 तक रहता है। क्यों रहता है, HCl के कारण, बिकॉज ऑफ HCl। याद रखना, एसिड की मात्रा सबसे ज्यादा कहां रहती है, आपके स्टोमक में रहती है, और कितनी पीएच उसका कितना रहता है, 1.5 से लेके 3.5 तक। अब क्या होता है, जब आप खाना खाते हो तो आप खाना के साथ क्या होता है, जब आपने कोई बाहर का खाना खा लिया या कुछ भी बाहर का खा लिया, तो आप वायरस खा लेते हैं या बैक्टीरिया आपके अंदर चले जाते हैं मुंह के अंदर। इसलिए जो वायरस या बैक्टीरिया खा लेते हैं उसके कारण आपका क्या होता है, आपका HCl की जरूरत होती है, ताकि आपको वो सब हटा सके और प्रॉपर आपकी डाइट अंदर जा सके, और जिसके कारण आप बीमार नहीं पड़ते। अगर आप बाहर का खाना खाएंगे और आपका कुछ भी नहीं होगा तो आप बीमार पड़ने लगेंगे। इसलिए HCl का आपका काम रहता है, क्या रहता है, जो भी आप वायरस या बैक्टीरिया अंदर ले लेते हैं वो उसको पूरा मिला जुला के जो भी करता है वो आपको काम कर देता है, और आपके बैक्टीरिया वायरस निकल जाते हैं। फिर क्या होता है, अमाशय की जो बॉल होती है उन्हें पेप्टिक सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेप्टिक सेल बोला जाता है। इस बॉल को क्या बोलते हैं, आप पेप्टिक सेल बोलते हैं। पेप्टिक सेल क्या करती है, ये पेप्सिनोजन रिलीज करती है। पेप्सिनोजन रिलीज करके तो क्या होता है, ये पेप्सिन बनाता है। जो पेप्सिनोजन रिलीज करती है, यहाँ पे लिखे दे रही, पेप्सिनोजन रिलीज करती है, और फिर ये क्या बनाता है, आपका पेप्सिनोजन आपका पेप्सिन बनाता है। क्या बनाता है, पेप्सिन बनाता है। और पेप्सिन से याद रखना, पेप्सिन क्या करता है, ये आपका जो प्रोटीन आप लेते हो, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का जो काम करता है वो आपका पेप्सिन करता है। बहुत बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपको ये सब चीजें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज होती है। जब भी आप डाइजेस्टिव सिस्टम से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि क्या होता है आपका, कहाँ पे खाना जाता है, क्या करता है खाना, तो इसके लिए आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। अब आपकी बारी आ गई स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस, फिर आपकी ग्लैंड्स, ये सब डिस्कस करने बैठ गए तो फिर आपका बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये वाला टॉपिक, आपके स्टोमक के बाद का टॉपिक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। बस आप इतना जान लीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं। उसके पहले ये याद रखना, आपका क्या होता है, आपका स्टोमक क्या करता है, ईसोफेगस के बाद आपका खाना कहाँ पे जाता है, अमाशय में जाता है। अमाशय आपका क्या रिलीज करता है, एंजाइम रिलीज करता है। उसमें क्या रिलीज करता है, आपका वॉल से सबसे पहले क्या रिलीज करता है, HCl रिलीज करता है। HCl का काम क्या होता है आपका, HCl का काम होता है आपका कि जो आप वायरस और बैक्टीरिया ले रहे हैं उनको वो खत्म कर सके और आपका अच्छा अच्छा वाला खाना जा सके, ताकि आप बीमार ना पड़े। फिर आपका क्या होता है, जो अमाशय की बॉल होती है उसे आप पेप्टिक बॉल कहते हैं, पेप्टिक सेल कहते हैं, जो आपका पेप्सिनोजन रिलीज करता है, पेप्सिनोजन, और उसके बाद आपका क्या बनता है, पेप्सिनोजन आपका क्या बनाता है, पेप्सिन बनाता है। पेप्सिन से आप क्या करते हैं, पेप्सिन से जो प्रोटीन आप खाते हैं उसके डाइजेशन के लिए आपका पेप्सिन महत्वपूर्ण होता है। समझ में आ गया, इतना कुछ मतलब याद रखोगे, इतना प्रोसेस आपका। इसको चलिए मैं शॉर्ट उसमें एक एरो डायग्राम में बता रही, ताकि आप भूले ना इसको। और फिर हम एक काम करेंगे, हम इसके बाद आपका नेक्स्ट बाद में डिस्कस करेंगे। क्या होता है, आपका एंजाइम रिलीज करता है स्टोमक, एंजाइम रिलीज करता है, ठीक है। एंजाइम में भी सबसे पहले वो क्या रिलीज करता है, HCl रिलीज करता है। फिर आपकी जो वॉल होती है उसको आप क्या बोलते हैं, वॉल को क्या बोलते हैं आप, पेप्सिनोजन
उस वॉल को आप पेप्सिनोजन बोलते हैं। फिर पेप्सिनोजन आपका क्या रिलीज करती है, आपका पेप्सिन रिलीज करती है। और पेप्सिन काय के लिए यूजफुल होता है, आपका प्रोटीन के डाइजेशन के लिए आपका पेप्सिन यूजफुल होता है। याद रहेगा। स्टोमक ने क्या रिलीज किया, एंजाइम रिलीज की। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी एंजाइम रिलीज करता है, वो आपका HCl रिलीज करता है। HCl क्या करता है, वायरस बैक्टीरिया को, यहाँ पे लिखे दे रही, वायरस बैक्टीरिया को खत्म करता है, वायरस प्लस बैक्टीरिया खत्म करता है। फिर आपका जो वॉल रहती है, यहाँ पे ऊपर डाल दो, वॉल क्या होती है आपकी, पेप्टिक वॉल। जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिक वॉल होती है, सॉरी यहाँ पे लिख दो पेप्टिक वॉल। पेप्टिक वॉल क्या रिलीज करती है, आपका पेप्सिनोजन रिलीज करती है। फिर पेप्सिनोजन क्या बनाती है, आपका पेप्सिन बनाती है। और पेप्सिन क्या के लिए काम आती है, ये आपकी प्रोटीन डाइजेशन के लिए काम आ गई। ये आपका पूरी क्या हो गई, ये आपकी अमाशय की जो प्रक्रिया रहती है वो कुछ इस तरह रहती है। ये अमाशय की प्रक्रिया थी, पूरा जो प्रोसीजर अमाशय अपनाता है वो ये था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब हम कब पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्योंकि अगर अभी पढ़ा तो पूरा दिमाग में सब घूम जाएगा, सब कुछ बिल्कुल यहाँ से वहां हो जाएगा, इसलिए हम इसको आपके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल है। एंड पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। एंड कमेंट करना, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट करके बताना। और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।